आवर चैनल टीच मंत्रा। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री लेकर आ रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है और एटम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम क्या होता है? तो हमारे परिवेश में हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए बुक हो गया, मेज हो गया, जो भी चीज़ें, जितने भी चीज़ों से हमारा परिवेश भरा हुआ है वो सब किस चीज़ का बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। उन्हीं एटम्स मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? मैटर। जैसे कि हम लोग मैटर का डिफिनेशन पढ़े थे कि मैटर ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे परिवेश में पाई जाती हैं और जिनमें कुछ भार होता है और जो कुछ ना कुछ स्पेस या जगह घेरती हैं। तो वो जो मैटर होता है, जो भी हमारा मैटर होता है, उस मैटर में छोटे छोटे एटम्स पाए जाते हैं। उन्हीं मैटर्स में जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल एलिमेंट, जो भी चीजें होती हैं, मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं? एटम कहते हैं। तो एटम का डिफिनेशन आ जाता है कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो एटम का डिफिनेशन होता है एटम इज अ वेरी small particle which cannot seen by naked eyes। इसका मतलब हुआ कि एटम एक बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस। रेडियस ऑफ एटम के बारे में। कोई भी चीज है, जो भी चीज है, ये पार्टिकल जो भी है, जब ये स्पेस घेर रहा है, कोई ना कोई जगह घेर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका कोई ना कोई रेडियस होगा। रेडियस मतलब त्रिज्या होगा, कोई ना कोई डायमीटर होगा, कुछ ना कुछ इसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, कुछ ना कुछ उसका होगा, सर्किल होगा, किसी भी फॉर्म में पाया जाता है। तो जो एटम होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ एटम के रूप में देखते हैं। तो एटम का जो रेडियस होता है वो हमेशा नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर में मापा जाता है। जैसे कि लेंथ को हम लोग, कोई भी लंबाई है तो जनरली उसको मीटर में मान लेते हैं, सेंटीमीटर में मान लेते हैं। उसी प्रकार एटम का जो रेडियस होता है उसको हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। नैनोमीटर का इकाई होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। इसके बाद एलिमेंट। इससे पहले एलिमेंट से पहले हम लोग मॉलिक्यूल देख लेते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम क्या होता है? एटम बहुत ही सूक्ष्म होती है और जो एटम होते हैं वो बहुत सारे एटम जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, या कुछ भी मैटर मान लीजिए मैटर है कोई भी, इसमें बहुत सारे एटम्स पाए जाएंगे। और जो ये बहुत सारे एटम्स हैं, एक साथ इसको अगर हम लोग कंबाइन कर दिया जाए तो ये कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन आ जाता है द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जब एटम को हम लोग एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, जब एक से अधिक एटम को एक साथ बांध देते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो किसका रूप ले लेते हैं? मॉलिक्यूल्स का रूप ले लेते हैं। अगर अब देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। अगर एक ही टाइप के एटम, जैसे कि मान लीजिए एटम कोई है, डिफरेंट एटम होगा, किसी का आकार ये होगा,
किसी का आकार ए होगा, किसी का आकार ए हो गया, मान लीजिए ए भी एटम है, ए भी एटम है, ए भी एटम। अगर एक ही तरह का एटम एक साथ कंबाइन हो रहे हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, एलिमेंट फॉर्म करेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल नामक एटम है, तो बहुत सारा सर्कल अगर इस तरह से एक साथ कंबाइन हो गया तो ये क्या फॉर्म करेगा, एलिमेंट का फॉर्म करेगा। और अगर जैसे ये सर्कल है, ये वर्ग है, ये ट्रायंगल है, ये सारा अगर एक साथ कंबाइन हो गया तो ये फॉर्म करेगा आपका कंपाउंड, ये फॉर्म करेगा कंपाउंड। या फिर कंपाउंड का डिफिनेशन ये भी हो सकता है, जब एक से अधिक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, जब बहुत सारा एटम एक साथ मिलता है तो क्या फॉर्म करता है, एलिमेंट फॉर्म करता है। और बहुत सारा मॉलिक्यूल जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे कि एलिमेंट का डिफिनेशन हो गया, बहुत सारे एटम्स एक साथ कंबाइन करते हैं, एक या एक से अधिक एटम्स जब एक साथ कंबाइन करते हैं उसी को क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो भी दिया जाता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब एलिमेंट होते हैं। इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन है, हीलियम के बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन है, सोडियम के बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन है। ये सब मिलके हमारा क्या बना है, एलिमेंट बना है। मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, जैसे कि बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल्स बना है। ये मॉलिक्यूल्स जैसे मान लीजिए वाटर का कोई कंपाउंड है, वाटर का कोई कंपाउंड है, तो वाटर और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बना है, मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन जो होगा ये मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन जो होगा ये बहुत सारे मिलके क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है। और ये सब कंबाइन होके हमारा क्या बना है, कंपाउंड बना दिए। नोट कर लीजिए। तो जो भी अगर एक से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन है तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे H2O में देखिए, H2O में कितने एलिमेंट हैं, H2O में हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हो गए और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हो गए, ये तीन मिलके हमारा क्या बना है, कंपाउंड। तो पूछ लिया जाए कि इसमें कितने एलिमेंट है, वाटर कंपाउंड में कितने एलिमेंट हैं, तो क्या आप लोग बताएंगे, वाटर के 2 एलिमेंट है और ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3। तो ये 3 एलिमेंट मिलके हमारा क्या बना है, कंपाउंड का फॉर्म किए। नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो हम लोग देखें कि एटम क्या होता है कि छोटा सा छोटा इकाई है पार्टिकल का, जो कुछ ना कुछ स्पेस घेरता है। इन्हीं सबको मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। तो जब कोई ऐसा पार्टिकल है जो थोड़ा सा स्पेस घेर रहा है, अब वही स्पेस घेरने के बाद एक मैटर का निर्माण कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब ये स्पेस घेर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, भार होगा। लेकिन इसमें क्या है, एटम बहुत छोटा है तो इसका भार निकालने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसके भार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई रेफरेंस मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में या कहीं कुछ भी है, कोई आदमी बहुत भारी है, बहुत मोटा है, और कोई आदमी बहुत पतला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी इकाई ना बता के हम लोग इस सापेक्षता देखते हैं, मतलब इसके रिलेटिव में, इसके मतलब मोटे आदमी के रिलेटिव में ये आदमी कितना पतला है इस तरह से बना देते हैं। या फिर मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन की लंबाई इतनी है, बहुत बड़ी है, और एक लाइन बहुत छोटी है। अगर हमको बताना है कि बताइए इस लाइन की लंबाई कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। मतलब कि अगर इस लाइन को ए कहते हैं, इस लाइन को बी कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि लाइन ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, बहुत छोटी है। या फिर कहेंगे लाइन बी के रिस्पेक्ट में लाइन ए क्या है, बहुत बड़ी है। तो इसी प्रकार एटम बहुत छोटा होता है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम कोई ऐसा एटम ले लेते हैं, हम कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जिसके सापेक्ष में रख के, जिसके रिलेटिव में रख के हम किसी भी एलिमेंट का क्या बताते हैं, भार बताते हैं। तो
तो ये भार, किसी भी एलिमेंट का भार बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस भार को किसी न किसी एलिमेंट के सापेक्ष में रख के उसके रिलेटिव में लेके उसका बताएंगे। तो उस जिसके सापेक्ष में, जिसके रिलेशन में, जिसके रिलेटिव में लेके हम लोग बताते हैं वो होता है C12। मतलब कार्बन 12 नामक जो भी एलिमेंट है उसके सापेक्ष में लेके, उसके रिलेटिव में लेके हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का भार बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक हाइड्रोजन का भार बताना है, तो हाइड्रोजन के भार बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कार्बन 12 का भार देखेंगे। उसके बाद कार्बन 12 का भार देखने के बाद हम लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन इससे भारी है या फिर हाइड्रोजन इससे हल्का है। मतलब कि कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, वो कौन सा एलिमेंट होगा, कार्बन 12 होगा, और इसके रेस्पेक्ट में बताएंगे कि ये हैवी है या फिर लाइटर है या फिर बराबर है। मतलब C12 के रिस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे कि ये भारी है कि हल्का है कि सेम वेट का है। तो यही कार्बन 12 होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम प्रत्येक एलिमेंट का क्या करते हैं, भार निकालते हैं, इसी के रिलेटिव में। नोट कर लीजिए। और हम लोग अब इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है। जैसे कि हमारा किसी मनुष्य का, किसी बॉडी का, किसी भी चीज का वेट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसका केजी में वेट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज का लेंथ निकालना हो तो उसका मीटर में निकालते हैं, किसी चीज का भार निकालना तो उसका केजी में निकालते हैं। तो उसी प्रकार एटॉमिक मास का निकालने का एक अलग इकाई होता है। ये बहुत छोटा होता है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इसका निकालने का एक अलग अपना इकाई होता है। उस इकाई को हम लोग कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको बाद में यू नाम से भी जाना जाएगा। अब मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स जो भी आता है उसमें हम लोग यू से डिनोट करते हैं, पहले इसको AMU से डिनोट करते थे। तो एक MU बराबर होता है, एक MU बराबर 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। नोट कर लीजिए। इसमें एक MU बराबर होता है 1/12 इंटू 1/12 गुणे मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। मतलब C12 का एक एटम जो है उसके मास में अगर 1/12 से डिवाइड 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक MU आ जाएगा। अब ये C12 में क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमको एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करेंगे कि उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए C12 के एक एटम के मास में 1/12 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी एटम का क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाता है आयंस क्या होता है। आयंस आयंस का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट पे, अगर किसी भी एलिमेंट के सर पे, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर कोई प्लस माइनस का साइन आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए Na है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, इसके ऊपर अगर हम लोग कोई चार्ज दे देते हैं, जैसे आप प्लस दे दिए, माइनस दे दिए, कुछ भी दे दिए, तो जो इसके ऊपर जो चार्ज आता है, जो एलिमेंट के ऊपर जो भी आवेश आता है, चार्ज होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आयंस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कोई आवेश आ जाए, कोई भी चार्ज आ जाए, तो उस एलिमेंट को टोटली हम लोग कंबाइन करके क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए सोडियम के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये क्या हो गया, ये पूरा सोडियम प्लस या फिर Na प्लस क्या हो गया, एक आयंस हो गया। जैसे मान लीजिए
ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आता है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया तो इसको क्या बोलेंगे अब हम लोग, आयंस बोलेंगे। तो इसमें क्या आता है, एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। तो जो प्लस साइन आता है उसे हम लोग कहते हैं कैटायन, जो माइनस साइन आता है उसे हम लोग कहते हैं एनायन। प्लस का मतलब होता है कि एक उसमें से अपना जो भी एलिमेंट है वो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया, मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर प्लस आ रहा है मतलब कि क्या है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, और माइनस आ रहा है इसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। इसका मतलब सिंपल इस तरह से, मान लीजिए किसी से हम लोग पैसा उधार लेते हैं, तो जिससे हम लोग पैसा उधार लेते हैं, तो जिससे मान लीजिए कोई आदमी है, एक आदमी है कोई, वो किसी अन्य आदमी से पैसा उधार लिया, तो वो पैसा क्या किया, गेन किया। जब वो पैसा उधार ले लेगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो माइनस में चला गया, मतलब कि वो उसके ऊपर क्या आ गया, कर्जा आ गया। तो जिसके ऊपर कर्जा आ गया उसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, वो माइनस से। मतलब कि जो भी कुछ गेन करता है वो कहां पे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। और लूज का मतलब है, मान लीजिए जो व्यक्ति पैसा दिया मतलब अपने पास से कुछ उठा के किसी को लूज कर दिया, मतलब क्या होगा कि वो किसी ना किसी को उधार दिया होगा, तो उसके पास मतलब क्या है, वो प्लस में है तभी तो किसी को उधार दिया। तो जो भी कुछ लूज करता है या फिर किसी को देता है वो किस में रहता है, प्लस में रहता है। और जो किसी से गेन करता है या फिर उधार लेता है वो क्या होता है, माइनस में रहता है। तो जो गेन किया वो माइनस है और जो लूज किया वो क्या है, प्लस में है। जैसे कि प्लस का साइन हो गया यानी प्लस, इसमें क्या होता है 11, मान लीजिए कोई सोडियम है। सोडियम क्या होता है, ये हमेशा किसी न किसी को अपना आउटर मोस्ट सेल को ऑक्टेट बनाने के लिए हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब किसी न किसी को उधार दे रहा है, तो हमेशा उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। और जो भी मान लीजिए क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या करते हैं, अपना आउटर मोस्ट, जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे से उधार लेते हैं। दूसरे से जब उधार ले रहे हैं मतलब क्या, गेन कर रहे हैं, और जब गेन करेंगे तो हमेशा किस में आएंगे, निगेटिव में आएंगे। तो इसको कहेंगे हम लोग कैटायन आयन, और इसको कहेंगे एनायन आयन। नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो कोई भी जो एटम होता है, मान लीजिए ये एटम है, तो ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसके ऑर्बिट पे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके बीच में होते हैं। तो यही जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इन्हीं को कंबाइन करके हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो जो ये अंदर का पार्ट होता है इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और जो बाहर ये ऑर्बिट के बाहर जो रिवॉल्व करते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एलिमेंट होता है उसको क्या, एक सिंबल से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम का एक अलग सिंबल है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक अलग सिंबल है, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का एक अलग सिंबल है। हाइड्रोजन का कुछ अलग एटॉमिक नंबर होगा, ऑक्सीजन का कुछ अलग होगा, सोडियम का कुछ अलग होगा,
इन्हीं एटॉमिक नंबर के आधार पे हम लोग पीरियोडिक टेबल में इसको सजाते हैं। तो एटॉमिक नंबर के आधार पे पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल में क्रम से रखते हैं और इन सब का अलग अलग भार भी होगा। मान लीजिए कोई सिंबल है, कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, तो ऊपर एक ए लिखते हैं और नीचे एक जेड लिखते हैं। इस ए को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, और इस जेड को हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर। नोट कर लीजिए। ये जो जेड होता है एटॉमिक नंबर होता है, वो हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। जो जेड होता है हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। नोट कर लीजिए। ये एक्स है, ये है ए, ये है जेड। जेड हमेशा क्या होगा, यहां पर ये है, इसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ये बाहर जो है इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। ठीक है। ये जेड जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के बराबर होता है। जो ए होता है हमेशा क्या होता है, न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के बराबर होता है। जेड हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिए। जेड हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ए क्या है, एटॉमिक मास है। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इससे ये मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। पी क्या होता है, प्रोटॉन होता है। एन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ई जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। जेड हमेशा प्रोटॉन के बराबर, मतलब एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक मास जो होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो एक कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नोट कर लीजिए। तो आप लोग को क्विक रिवीजन करा देते हैं कि एटम क्या होता है। एटम छोटी से छोटी इकाई होता है, किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा इकाई होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। और उन्हीं एटम्स को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो होता है, जो सेम एटम होते हैं, सेम जो एटम होते हैं उनको मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्रमवश रखते हैं। उसके बाद हम लोग देखा कंपाउंड क्या होता है। तो मॉलिक्यूल्स को या फिर एक से अधिक एलिमेंट्स को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद एटॉमिक रेडियस को हम लोग हमेशा नैनोमीटर में मापते हैं। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। उसके बाद हम लोग देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है। वही जो भी एटम होता है उनके भार को मापने के लिए हम लोग क्या एक इकाई लेकर आए, उसी इकाई को हम लोग ने क्या किया, एटॉमिक मास। और उस एटॉमिक मास को मापने वाला जो इकाई होता है वो क्या होता है, एमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। एमयू क्या होता है, एक एमयू बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 होता है। उसके बाद हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि कोई भी एटम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो अंदर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और जो चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद जो भी एटम था उसका एक सिंबल होता है। इस सिंबल किसके द्वारा दिया गया था, ये भी देख लीजिए। इस सारे जो सिंबल थे वो पहले डाल्टन के द्वारा दिया गया। डाल्टन ने कहा कि जो भी एटम्स हैं इनका एक अलग पिक्चर होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हाइड्रोजन को दर्शाना है तो प्लस लिख देंगे, एक गोला बना के उसमें पॉइंट लगा देंगे। अगर कार्बन को दर्शाना है तो एक गोला बना के उसको कलर कर देंगे। तो पहले ये इस तरह से चला करते थे, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे बहुत सुविधा नहीं प्राप्त हुई। तो इनके बाद डाल्टन के बाद ये जो सिंबल वाला था, ये जो पिक्चर बनाने वाला था, इसको हटा दिया गया और उसके बाद एक सिंबल का निर्माण किया। मतलब कि इसका मतलब प्रत्येक एटम जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जो भी नाम होगा उस नाम के पहले लेटर पे वो सारे सिंबल्स तैयार किए गए। या फिर उस बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जो उनके पहले लेटर से ना स्टार्ट होते हैं, तो जो उसका एक अलग विधि तैयार किया गया, उसी विधि को हम लोग क्या कहे, IUPAC नाम दिए। IUPAC के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। तो IUPAC को उतना ध्यान नहीं दे रहे हम लोग, अभी इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो जो भी एटम का सिंबल होता है उस सिंबल में ऊपर जो लिखा जाता है इसे कहते हैं हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, और नीचे जो लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा क्या, प्रोटॉन के बराबर होता है, और एटॉमिक मास जो होता है हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम के बराबर होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे आधारित जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो हैं, इससे टफ लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, और हम लोग IUPAC के बारे में पढ़ेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।